नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने 3 रिएक्शन कंप्लीट किया था। सबसे पहला रिएक्शन जो था हमारा वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट एलिफेटिक। दूसरा पार्ट था हमारा इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एरोमेटिक। और तीसरा पार्ट था हमारा एलिमिनेशन। ठीक है, तीनों हमने कंप्लीट किया था। अब हम आपको थोड़ी सी ये जानकारी दे देते हैं कि इतना कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या क्या बच जाता है इस चैप्टर के अंदर करने के लिए। देखिए, एक चीज़ हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सब आईआईटी जैम और एमएससी एंट्रेंस को टारगेट करके पढ़ रहे हैं। तो एमएससी एंट्रेंस और आईआईटी जैम स्पेशली, तो उसके लिए ही हम देखेंगे कि 2-3 बातें और बच गई हैं। एक तो हमारा है, एक्चुअली 2 बातें बची हैं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और एक बचा है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ इसलिए बोले क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पीछे हो चुका है। जब हम एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों पार्ट आ जाता है। आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पार्ट है, ये पार्ट जहां पर आपको इंटरमीडिएट से रिलेटेड चीजें, कार्बोकेटायन से रिलेटेड चीजें बताई गई है, वहां पर ये चीजें कवर होती है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो पार्ट है आपका, ये आपका पूरा का पूरा नेम रिएक्शन का पोर्शन है। आप जो इनोलेट बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, इनोलेट बेस्ड नेम रिएक्शन, वो सारा ही इसके अंदर आएगा। तो ना तो हमको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताने की बात जरूरत है और ना ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताने की जरूरत है। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म यहां पर हम कितना बता देंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा 1-2 मैकेनिज्म बताएंगे। जब आप नेम रिएक्शन करेंगे तो इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही सारा मैकेनिज्म है। कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर कैसे एडिशन करवाते हैं वो पूरा डिटेल में बताया हुआ है। अब आगे चलते हैं। हमारा यहां का जो टॉपिक होगा, अब जो हम डिस्कस करेंगे, इट मींस यहां पर वो हमारा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो टॉपिक दीजिए आप, अपना हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो, जब हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो क्या आता है बात कि खैर इसको रहने दो, थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं और बात करते हैं अल्कीन की। किसकी? अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। इन 3 कंपाउंड्स के ऊपर हम अभी देखेंगे कि हमको क्या करना है।
तो जब हम अल्कीन की बात करते हैं या अल्काइन की बात करते हैं या फिर बेंजीन की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे अल्कीन हो, अल्काइन हो या बेंजीन हो, तीनों का तीनों ही इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये आपको पता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक के तरह बिहेव करता है। तो अगर कोई चीज न्यूक्लियोफिलिक है तो उसका इलेक्ट्रोफाइल के साथ अट्रैक्शन तो होगा ना। तो अगर ये तीनों चीजें न्यूक्लियोफिलिक है तो इन तीनों चीजों का इलेक्ट्रोफाइल के लिए एफिनिटी होगी। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम इस तीनों का इलेक्ट्रोफाइल के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं। तो देखिएगा जरा सा, अगर आप अल्कीन और अल्काइन का रिएक्शन करवाते हैं, सिंपल दोनों को लेके बताते हैं हम आपको। अल्कीन में, और आप ले लीजिए, बता रहे हैं हम, ये ले लो, और इसका रिएक्शन आपको करवाना है Br2 के साथ, ठीक है। तो जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है, ध्यान दीजिएगा। दिस वन इज Br एंड दिस वन इज आल्सो Br, ठीक है। इसी तरह आप अल्काइन का भी ले सकते हैं, हम एक लेके बताएं। तो इस प्रोडक्ट को देखने के बाद आपके मन में आता है कि भाई अगर हम बेंजीन का रिएक्शन भी करवाते हैं, मान लो बेंजीन इस तरह से है, इसका भी अगर हम रिएक्शन करवा दें इस Br2 के साथ, तो आपके हिसाब से जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो कुछ इस तरह से मिलना चाहिए। बात समझ रहे हैं? ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा प्रोडक्ट बनता है Br के रिएक्शन के बाद? अगर हम अल्कीन के ऊपर Br का रिएक्शन करवाएं तो क्या हमको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है? ऑब्जर्वेशन में यह देखा गया कि यह प्रोडक्ट नहीं मिलता है। Br के साथ रिएक्शन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है, ये H इधर आता है बॉन्ड को ब्रेक करके, और फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आता है आपका, ये कुछ इस तरह से बनता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपका प्रोडक्ट इस तरह से बन के आता है और इसको जो नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हैं? आप पढ़े होंगे पीछे भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोफिलिक, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम इसकी बात किए थे, और वहां पर जिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात किए थे उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, दैट इज नोन एज मीज़ेनहैमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। यहां पर जिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं उसको हम लोग विलेंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। खैर ये तो बात हो गई मीज़ेनहैमर विलेंड की, बट हम थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं कि मेरा क्वेश्चन है आपसे कि भाई ये जो है ये इस रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये इस रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आप इसके ऊपर ध्यान से देखें तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि यहां पर जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड था, और यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होके सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जिसके होने का जो मतलब उस रिएक्शन के होने का जो कहो कि फेवरेबल, वो ज्यादा फेवरेबल रिएक्शन है। अगर आप एनर्जी के टर्म में कहें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए ये
हो पाता है। और रीजन क्या है, वही वीक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। देखो, इसकी अगर हम बात करें बेंजीन की, इसका अगर हम Br2 के साथ रिएक्शन करवा के ये प्रोडक्ट दें, तो इस प्रोडक्ट को लेने में दिक्कत ये आती है कि इस रिंग का ये रिंग एरोमेटिक था और ये रिंग एरोमेटिक नहीं है, तो एरोमेटिसिटी लूज हो रहा है। और कोई भी रिएक्शन स्टेबल होने के लिए होता है, एरोमेटिसिटी लूज करने के लिए नहीं करता है। यहां क्या बताए हम आपको कि ये जो है ये नॉर्मल पाई बॉन्ड है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग का, ये नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है, ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व्ड पाई बॉन्ड है, इसकी वजह से कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ये नहीं चाहता है कि अपना एरोमेटिसिटी लूज करे और इस तरह का कुछ बनाए। ठीक है, तो फिर ये इस तरह से रिएक्शन का पाथवे को फॉलो करता है, और इस रिएक्शन का जो पाथवे है जिसमें कि ये कुछ सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसके बाद आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट होके फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और आपको हम बता दें कि ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला पाथवे है, इसमें ओवरऑल जब एनर्जी कैलकुलेट की जाती है तो वो एनर्जी आपका एक एक्सोथर्मिक आती है, और इस वाले पाथवे में जो आती है वो एंडोथर्मिक आती है। तो इसलिए हमारा ये पाथवे तो होता है, लेकिन ये वाला पाथवे नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है ये आपका एडिशन रिएक्शन था, और ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। ठीक है, तो अब यहां से हमारा डेराइव होता है टॉपिक का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब आपको यह क्लियर हो गया होगा यहां बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम बोलते हैं तो वो किसके अंदर होगा और किसके अंदर नहीं होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे, लेकिन आपके जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं वो नहीं दिखाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? एलिफेटिक कंपाउंड्स नहीं दिखाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स दिखाएंगे। तो इसका नाम जो इस टॉपिक का होगा हमारा, वो होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग चेंज कर लो, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और एडिशन की जहां तक बात हुई तो ये हम आपको बता दिए कि कार्बोकेटाइन वाला जो भी पोर्शन है उसमें आपको ये चीजें बताई जाएगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले जो चीज आती है इसमें वो मैकेनिज्म की बात होती है। तो चलो थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं। एक जनरल मैकेनिज्म हम आपको करके दिखा देते हैं, बहुत सिंपल है। अभी जो पीछे रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लिखे थे ना Br2 के साथ बेंजीन के, बस वही मैकेनिज्म उतना ही है, बस इसमें थोड़ा सा हम रेजोनेंस वगैरह करके आपको दिखा देंगे और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। देखो, रिएक्शन आपका ये दे रखा है, मान लो ये बेंजीन है और इसके ऊपर ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन दे रहा है वो कुछ इस तरह से दे रहा है। ये आपका रिएक्शन है और इसी का आपको मैकेनिज्म करना है। ठीक है, करते हैं ना इसका मैकेनिज्म। चलो देखो मैकेनिज्म, बेंजीन है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, ले लो इलेक्ट्रोफाइल को इसके ऊपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल का इधर ऐसा हो जाएगा,
और इससे देखो कुछ इस तरह से होगा, ये जो बन के आएगा कुछ ऐसा बनेगा, और ये ई। देख पा रहे हैं आप, बहुत सिंपल है। डबल बॉन्ड का अटैक करवाए इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो गया, बस इतना ही काम करवाएं। अब क्या करना है एक्चुअली हमको, ये जो है इसका रेजोनेंस करवाना है, और इसका जब हम रेजोनेंस करवाएंगे तो जो चीजें मिलेगी थोड़ा करके देखो। देखो इसको इधर शिफ्ट करो, इधर ई, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करो, इस तरह का सारा स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा चुके हैं। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और इसके बाद इसका हाइब्रिड बना लो। इसका जब आप हाइब्रिड बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। दिस वन इज ई। देख पा रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं वीलैंड थ्योरी। जैसे हम लोग पीछे क्या पढ़े थे, मीजेनहैमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी, तो इसको हम लोग वीलैंड बोलते हैं। पिछले का नाम मीजेनहैमर और इसका नाम वीलैंड, बस इतना याद रखिएगा। और ये जो है ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, इसी के थ्रू, मतलब मैकेनिज्म नहीं है ये, इसका हम करवाए हैं, रेजोनेंस करवाए हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहीं से इसका एक नाम लिख लो। ये जो बन के यहां आ रहा है इसको एरिनियम आयन बोलते हैं, एरिनियम आयन। आयन, अब इस एरिनियम आयन का आगे देखो सेकेंड स्टेप, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। इधर हाइड्रोजन नहीं लगाए हम, सब में हाइड्रोजन लगा लो। स्टेप 2, ठीक है। इसमें क्या करो, बहुत सिंपल है, जो पीछे बताए थे बस वही है। इधर इलेक्ट्रोफाइल और H, और इधर पॉजिटिव चार्ज, इसको इधर शिफ्ट कर दो बस। तो ये जो बन के आएगा आपका फाइनली, ठीक है, ये आपका बन के आएगा, समझ रहे हैं। और यही आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किए। फर्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ गया और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसका हम लोग रेजोनेंस करवाए, रेजोनेंस का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, और जो बन के आया था उसका एक नाम होता है विच इज़ नोन एज एरिनियम आयन। और उसके बाद उससे लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिए, यहाँ पर H+ लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल रहा है, और फाइनली आपका क्या है, प्रोडक्ट आपको मिल जा रहा है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखिए, इसमें बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ जेनरेट हो रहा है, इस बात का बस आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, हम लोग थोड़ा करते हैं, ग्रुप्स के बारे में देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होता है हमारे इस रिएक्शन के ऊपर।
ठीक है। तो दो प्रकार के ग्रुप होते हैं बेसिकली, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और एक आपका इलेक्ट्रॉन, पहले डोनेटिंग लिखो, एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। देखो हम सीधा जनरल टर्म लिखे हैं यहां पर, विथड्रॉइंग और डोनेटिंग। आप किताबें देखिएगा तो बहुत सारी किताबों में क्या कर रखा है कि आपको -r और +r के फॉर्म में दे रखा है। तो अगर आपको इस तरह का दे रखा हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसको हम लोग +r बोलते हैं और इसको हम लोग विथड्रॉइंग को -r बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो ग्रुप होगा जो कि आपका डोनेटिंग वाला ग्रुप होगा, जिसको कि आप +r कहते हैं, वो क्या कर रहा है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। और कोई भी ग्रुप जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को देगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, वो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन के रेट को भी तो इंक्रीज कर देगा, क्योंकि अटैक किसका होना है, अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होना है। और अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो उस जगह पर अटैक करना चाहेगा जहां पर कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, तो वो उसी जगह पर जाएगा जहां पर कि इलेक्ट्रॉन है। और वो कोई भी ग्रुप जो कि रिंग के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, वो उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा, पहले हम बात करते हैं डोनेटिंग की और उसके बाद विथड्रॉइंग की। मतलब एक बात और ध्यान रखना, ये जो डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं इनको हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और विथड्रॉइंग ग्रुप को क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। इधर ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं नंबर 1 में, ये सारे के सारे आपके क्या दे रखे हैं, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही सब आपका विथड्रॉइंग ग्रुप दे रखा है, सॉरी डोनेटिंग ग्रुप दे रखा है, फर्स्ट कैटेगरी वाला ये वाला। और इसमें सेकंड वाला जो है, इसमें ऑर्डर भी लिख रखा है कि अलग अलग विथड्रॉइंग ग्रुप का क्या क्या ऑर्डर होता है, सॉरी अलग अलग डोनेटिंग ग्रुप का किस ऑर्डर में वो पार्टिसिपेट करवाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। तो देखिएगा थोड़ा सा कि इसका रेजोनेंस थोड़ा करके देखिए, एक दो बातें इससे आपको क्लियर होगी। मान लो ये एक G है और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसका अगर आप रेजोनेंस करवाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, ध्यान से देखना। देख रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। रेजोनेंस बहुत काम की चीज है, उसको आप जितना प्रैक्टिस करें वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि ओवरऑल मैंने बच्चों के बीच में देखा है कि मैकेनिज्म करने में उन्हें प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन घुमाना नहीं आता है, एरो घुमाना नहीं आता है। तो वो चीज़ आपको रेजोनेंस से ही क्लियर हो गई, कोई दूसरा मेथड नहीं है जिससे कि आपको एरो घुमाना आ जाए। तो आप इसलिए रेजोनेंस जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, देख पा रहे हैं आप? तो देखिए, ये हो गया। फिर से चाहो तो इधर भी घुमा के कर लो, लेकिन हमको काम इसी से है, इससे, इससे और इससे। इस तीनों को देखकर आप बताइए कि अगर हम एक रिंग लें, मान लो ये एक रिंग है और इसके ऊपर यहां G है, तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां शो हो रहा है, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है
और एक यहां दिख रहा है। अगर इस G के पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, इसको हम लोग पैरा बोलते हैं और इसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं। ठीक है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। अब क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि मतलब कहा जाता है जनरली कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं या एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं या प्लस आर ग्रुप जो होते हैं, वो सारे ग्रुप्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर हम उनको लेते हैं तो वो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है उसमें प्रोडक्ट में या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनते हैं या पैरा प्रोडक्ट बनते हैं या ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, और दोनों का अपना अपना परसेंटेज होता है, उसके ऊपर अलग डिस्कशन है। ऑर्थो पैरा रेशियो फिर अलग बात हो जाती है। तो इसका आंसर यहीं से आता है कि जब हम देखते हैं इस ग्रुप को तो ये जो रेजोनेंस करके अपना इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन देता है, और चूंकि ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन देता है इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल के लिए उस पोजीशन को रीच करना ज्यादा इजी हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन को ज्यादा इजीली रीच कर पाता है, उस पोजीशन पे ज्यादा आसानी से पहुंच पाता है, इसलिए ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर कुछ बातें ध्यान रखने की है कि आपका जो हैलोजन होता है वो आपका इस ये होने के साथ साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मत कहो, प्लस आर कहो उसको, ये होने के साथ साथ डीएक्टिवेटिंग की तरह काम करता है, और उसका जो बनता है प्रोडक्ट वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। बस ध्यान रखिएगा, हैलोजन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग की तरह काम करता है। इसका रीजन है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू ना दे करके वो अपना रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जाता है रिएक्शन में, इसलिए वो इस तरह के रिएक्शंस नहीं दे पाता है। अब कुछ रिएक्शन भी इधर दे रखे हैं, तो अब जैसे एक मान लो कि एक बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का पावर जितना ज्यादा होगा, कोई भी चीज जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगी वो रिएक्शन में उतना ज्यादा आपका ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब बेंजीन रिंग, अगर अभी हम जो भी बात कर रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात कर रहे हैं, तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर लगने वाला ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, और जितना ज्यादा पावर होगा लगे हुए ग्रुप का उतना ही रिंग की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? उसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये दोनों जो है OH और NH2, दो रिएक्शन आपको दे रखे हैं OH और NH2। तो OH और NH2 दोनों ही बहुत अच्छे एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, बहुत बढ़िया एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और इतना अच्छा होता है कि इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ऑर्थो और पैरा दोनों के ऊपर इसमें एक साथ ही ब्रोमीन जुड़ जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? और आपको दिख भी रहा होगा। तो ये दोनों एक स्पेशल केस है। आप इस तीनों का मैकेनिज्म करने का प्रयास कीजिएगा, हम हालांकि करवाएंगे लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसको करने का। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला देखते हैं। देखिए अब जो एक लास्ट चीज है उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात की गई है। मतलब अगर आप कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्वेश्चन ये है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है कौन सा? तो जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो सारे आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो फिर ये है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है? देखिएगा यहां पर हम कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लिख दिए हैं, ये उनके ऑर्डर्स भी हैं। ऑर्डर्स आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सब डीएक्टिवेटिंग होते हैं, और इस मतलब सबसे ज़्यादा ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, इस तरह से। तो थोड़ा सा हम आपको एक रेजोनेंस करके दिखाते हैं, देखिएगा।
NO2 लगा दो इसके ऊपर ऐसा, ठीक है। देखो क्या होता है कि अगर आप इसका रेजोनेंस करवाएं तो ये कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, NO माइनस O और प्लस, ठीक है। अब देखो ये जो है ये इधर शिफ्ट होगा, ध्यान से देखिएगा, NO माइनस प्लस O, देख रहे हैं आप। फिर देखिए ये जो है आपका इधर शिफ्ट होगा, तो ध्यान से देखिएगा आप इसको। अगर आप इसका हाइब्रिड बनाना चाहें कुछ इस तरह से बनेगा, या हाइब्रिड मत बनाओ, एक बात बस देखो, हाइब्रिड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। देखो अगर हम ये लगा रहे हैं ऐसा, यहाँ अगर NO2 है तो आप ध्यान से देखिएगा कि चार्जेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। एक बार तो चार्ज यहाँ आ रहा है, दूसरी बार चार्ज यहाँ आ रहा है, और तीसरी बार चार्ज यहाँ आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आ रहे हैं चार्ज, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। इन 3 जगहों पे आपको चार्ज देखने के लिए मिल रहा है। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आपको करवाना क्या है, रिएक्शन कौन सा परफॉर्म करना है? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा? जहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो। तो इलेक्ट्रोफाइल को किसी जगह पर ऐड करने के लिए, किसी जगह पर लगाने के लिए आपको नेगेटिव चार्ज अधिक अमाउंट में चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। तो क्या ये पोजीशंस सुटेबल होंगे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए? आप क्लियरली देखिए, ना तो ये पोजीशन सुटेबल होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। कोई भी पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए सुटेबल नहीं है। यही रीजन है कि मीटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। एक्चुअली है क्या, एक बात समझिएगा एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि एक क्लास में मतलब जो टॉपर था उसको 95 नंबर आता था, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में मान लो। और जो मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट था उसको आता था 30 नंबर, एक का 95 और दूसरे का 30। अब मान लो कि जो टॉपर था उसके घर में किसी की शादी थी, और उस शादी के वजह से वो पढ़ नहीं पाया सब्जेक्ट को, और उसके मार्क्स डिक्रीज हो गए। क्या हो गया? उसका 95 की जगह पर क्या हो गया? मान लो कि उसका मार्क्स हो गया आपका 23 मार्क्स आ गए उसको, और जो कमजोर बच्चा था उसके 30 ही रहे। तो क्या हो रहा है यहां पर? इस एग्जाम्पल से आप देखिए कि जो टॉपर था उसका मार्क्स घट गया, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट था उसका 30 का 30 बना हुआ रहा। तो आप ये नहीं कहेंगे कि जो मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जो कमजोर स्टूडेंट था उसका मार्क्स अधिक नहीं हुआ, जो टॉपर था उसका मार्क्स घट गया। तो वही चीज यहां पर हो रही है कि मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
लेकिन ऑर्थो और पैरा जो कि आपका टॉपर था, जिसके ऊपर की रिएक्शन होता था, उस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में फर्क पड़ गया और वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। और इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने के कारण मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई लग रही है, बढ़ी नहीं है, बढ़ी हुई लग रही है। और इस वजह से अगर आप कहीं पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो आपकी कौन सा रिएक्शन होता है, मेटा पोजीशन के ऊपर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब अलग अलग तरह की बातें, जैसे CH3 की बात हो गई कि वो भी आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और कैसे करते हैं, तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात कर ली हमने, और एक आपका इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो होता ही है, साथ ही साथ ये एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू भी अपना दिखाते हैं, जिसमें कि जैसे आपका हैलोजन ग्रुप्स हैं, हैलोजन ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन पेयर होने के बावजूद भी डीएक्टिवेटिंग नेचर शो करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपका क्या करते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन मतलब विड्रॉ करते हैं, मतलब डीएक्टिवेटिंग नेचर शो करते हैं। ठीक है, उसी तरह NR3 वाला जो ग्रुप्स है देख रहे हैं आप, ये भी आपका मतलब NR3 ले लो या NH2R ले लो, ये सब भी डीएक्टिवेटिंग नेचर शो करते हैं और ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अपना डीएक्टिवेटिंग नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग की। अब देखिएगा एक छोटी सी बात और देखिएगा, अभी तक हमने जो बातचीत की है वो एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग और ये सब चीजें देख ली, लेकिन जो भी था वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए था। लेकिन क्या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर ही रिएक्शंस होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, रिएक्शन डाई सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर भी होते हैं। तो अब देखिए ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन कैसे करवाया जाएगा। अगर आप सबसे पहला एग्जांपल देखें तो क्या लगा रखा है उसमें, एक तो CH3 लगा रखा है और एक NO2 लगा रखा है। तो अगर आप डाई सब्स्टिट्यूटेड का केस देखें तो आपको क्लियरली पता चलेगा CH3 और NO2 देख पा रहे हैं आप, क्या हो गया ये CH3 और NO2। ध्यान दीजिएगा ये वाला CH3 जो आपका है डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। NO2 जो है आपका ये विथड्रॉइंग है, इसलिए ये आपका मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा ही कि अगर दो ग्रुप्स लगे हुए हों तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो दोनों का कॉमन प्रोडक्ट बनेगा, मतलब प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कि दोनों ग्रुप का कॉमन पोजीशन प्रेजेंट हो। मतलब क्या है इसका, जैसे ये मेटा पे बनाना चाहता है तो इसका मेटा ये होगा और ये होगा। ठीक है, ये आपका ऑर्थो और पैरा पे बनाना चाहता है तो इसका ऑर्थो ये होगा और इसका पैरा ये होगा। तो पैरा पोजीशन इसके लिए ऑक्युपाई है, तो पैरा पे इसके लिए प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो अब दोनों का कॉमन पोजीशन जो है वो ये है और ये है, तो इसी पोजीशन के ऊपर आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल ले रखा है, SOOH। ठीक है, ये ले रखा है, यहां पर NO2 दे रखा है आपको। अब देखो इसमें क्या है, ये जो आपका है ये वाला ग्रुप ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है और ये वाला ग्रुप ये भी आपका मेटा डायरेक्टिंग है।
चूंकि दोनों ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग हैं तो अब हम दोनों का मेटा खोजेंगे। इसको देखो, ये छोड़ के ये इसका मेटा हो जाएगा, ठीक है, और इसमें ये छोड़ के ये इसका मेटा हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। तीसरा ले लो। अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। दो दे रखे हैं, दोनों में आप कंपेयर कर लेंगे कि कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन मेटा डायरेक्टिंग है, तो आप आराम से इसको भी कर सकते हैं। अगले पे चलते हैं, इसको देखिए, इस दोनों को। इसमें क्या है, ये कहता है कि अगर दो ग्रुप्स दे रखे हों आपको, ठीक है, मतलब दो ग्रुप्स तो दे रखे हों, साथ ही साथ दो में से एक ग्रुप ऐसा हो जो कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उस एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आप OH को देखेंगे और इसको देखेंगे, ये और ये दोनों ही ग्रुप आपका अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिएगा, अगर आप एक्टिवेटिंग नेचर की बात करें, ये भी एक्टिवेटिंग है और ये भी आपका एक्टिवेटिंग होता है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। मतलब दूसरे वाले का, मेरे कहने का ये मतलब है कि दो ग्रुप्स दे रखे हो आपको, उसमें एक ज्यादा एक्टिवेटिंग हो, दूसरा कम एक्टिवेटिंग हो, तो ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बात समझ रहे हैं? दो ग्रुप्स में से एक ग्रुप ज्यादा एक्टिवेटिंग, दूसरा ग्रुप कम एक्टिवेटिंग, तो जो ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो ये बातें हमने किसकी कर ली, ओरिएंटेशंस की बातें हो गई हमारी कि कौन सा ओरिएंटेशन होगा तो हम कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे अपना। अब अगले लेक्चर में हम रिएक्शंस के ऊपर बातचीत करेंगे। रिएक्शंस के ऊपर बातचीत क्या करेंगे कि ये जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ नेम रिएक्शन टाइप की चीजें भी हैं। नेम रिएक्शन मतलब इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं, जैसे आपका हेलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, ये तीनों कैटेगरी के रिएक्शन इसी के अंडर आते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये दोनों भी इसी के अंडर होता है। फिर उसके बाद एक आपका गेटरमान रिएक्शन और एक गेटरमान कोच रिएक्शन। तो कितने हो गए? 7 रिएक्शन हो गए टोटल, जो कि इसमें हमको पढ़ने हैं। तो अगले लेक्चर में हम उम्मीद करते हैं कि सल्फोनेशन, आपका नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन ये कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट के ऊपर चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।